नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आरएचओ का एग्जाम है, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई सा भी एग्जाम है, या फिर आईबीपीएस है, आपको एमएससी एंट्रेंस है, एनएफएल है, एनएससी है, बीएचयू है, कोई सा भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को शेयर कर, लाइक करें, वीडियो को चैनल को शेयर करें। दोस्तों हमारे एसडीओ के अंदर रैंक चेतन पाटीदार फर्स्ट रैंक है। आप अगर एसडीओ, आरईओ, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, आरएचयू के लिए तैयारी करना चाहते हैं व्यापम की किसी भी एग्जाम्स की, या फिर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको मैं बताऊंगा ये टेस्ट सीरीज इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जहां आपको डेली टेस्ट देने को मिलता है ना। डेली टेस्ट सीरीज है, आपको डेली एक टॉपिक दिया जाएगा, उसका टेस्ट आपको यहाँ पर होगा, मात्र 350 के अंदर है। ठीक है, अगर आप फुल लेंथ ले सकते हैं तो फुल लेंथ भी आपको अवेलेबल है। फुल लेंथ प्लस है ना डेली, यहाँ पर आपको 10,000 प्लस एग्रीकल्चर के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप आईबीपीएस एएफओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन या फिर नए लाइव जो बैच है, नए कोर्स से 2022-23 के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलते हैं, और इस पीडीएफ की, इस वीडियो की आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम पहले नंबर का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, पहले नंबर का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझिए। ठीक है, क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मेल फ्लावर्स इन द एडिशन टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। क्या है कि भाई मेल फ्लावर जो है, ठीक है, मेल फ्लावर इन एडिशन टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, मींस एक प्लांट पर तो कह रहा है मेल फ्लावर है, ठीक है, और दूसरे प्लांट पर कह रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, दूसरे प्लांट पर कह रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक प्लांट पर तो मेल फ्लावर है ना, भिन्न पादपों की द्विलिंगी पुष्प के साथ साथ नर पुष्प का उपस्थित होना, अलग अलग प्लांट पर, इस पर मेल फ्लावर है, इस पर क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोडायोसिस। देखो डायोसिस मतलब क्या होता है, सिंपल डायोसिस का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट पर तो मेल होना, ठीक है, और दूसरे प्लांट पर क्या होना, फीमेल होना, डिफरेंट डिफरेंट, तो सिंपल हो गया हमारा डायोसिस। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बोला जा रहा है कि क्या है, एंड्रोडायोसिस, तो एक प्लांट पर मेल और दूसरे पर क्या होना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक और क्या लिखा है यहाँ पर, मोनोसियस का मतलब आप जानते होंगे। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल, कि एक ही प्लांट पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बट अलग अलग फ्लावर्स में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है हमारा पिस्टिल, ये दोनों सेम प्लांट पर होते हैं बट डिफरेंट फ्लावर्स पर होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मक्का के अंदर होता है क्या, कि मक्का के अंदर यहाँ पर तो होता है टेसल, ठीक है, टेसल होता है कि नहीं, मक्का के अंदर आप देखोगे कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, आप देखोगे मेल टेसल जो होता है कि नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेसल, तो यहाँ होता है वो, और जो फीमेल होता है यहाँ पर कोब, जिसको हम कहते हैं ईयर या कोब, है ना, तो ये जो फीमेल होता है यहाँ पर, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसियस। डायोसियस में तो अलग अलग, जैसे पपाया, डेड पाम क्या होता है, डायोसियस होते हैं। ठीक है, एंड्रोमोनोसियस कंडीशन क्या होगा, एंड्रोमोनोसियस का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर पर मेल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है, एक ही प्लांट पर क्या होना कि मेल फ्लावर का होना और उसी प्लांट पर हर्माफ्रोडाइट का होना, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होना, ये एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। क्या कहलाता है, एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर एंड्रोडायोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलर ऑफ द सीड सैंपल, है ना, सीड सैंपल सर्टिफिकेट का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो जो भाई सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, सीड इंस्पेक्टर जो सैंपल लेके जाता है, तो एक सर्टिफिकेट बनता है उसका ना, तो सीड सैंपल सर्टिफिकेट का कलर कैसा होता है, तो सर्टिफिकेट का कलर होता है दोस्तों कैसा, ब्लू कलर का। कैसा होता है, ब्लू कलर का। अगर आपसे ऐसा पूछा है ना, ये हमारा क्या है, सीड सैंपल, अगर ऐसा पूछा है कि सीड लोड सर्टिफिकेट कलर, ऐसा भी आता है कभी कभी, सीड लोड सर्टिफिकेट कलर, है ना, सीड लोड सर्टिफिकेट कलर, आप बताइए। तो सीड लोड सर्टिफिकेट कलर जो होगा वो कैसा होता है, ठीक है, येलो या फिर ग्रीन, है ना, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज और ग्रीन, या तो ऑरेंज होगा या फिर क्या होता है, ग्रीन, है ना, ये होता है सीड लोड सर्टिफिकेट। ये सीड लोड सर्टिफिकेट कलर, ये होता है सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर। ठीक है, तो इसका तो आंसर है अपना ब्लू कलर का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, द न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट इन लेथाइरस इज कॉल्ड, है ना, तो भाई लेथाइरस जो दाल होती है उसके अंदर कौन सा न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो उसके अंदर होता है बीओए। कौन सा, बीओए। देखो
इसको कहते हैं हम बीटा, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है देखो बीटा, ठीक है, ऑक्साइल एमिनो, ठीक है, एल एलेलिन, याद रखना एल एलेलिन इसका पूरा नाम होता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जिसके कारण क्या होता है, लोअर लिम्स के अंदर पैरालिसिस हो जाती है, लेथाइरिज्म हो जाता है। क्या हो जाती है, पैरालिसिस। अगर कोई व्यक्ति लगातार इस दाल का सेवन करता है, खाता है, तो उसके शरीर में क्या होती है, लोअर लिम्स में, मतलब जो हमारा शरीर के जो पैर हैं उनके अंदर क्या जाती है, लकवा मार जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है ना ODAP। कभी कभी एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है ना, कभी कभी आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल सकता है, बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, है ना, ये भी आता है एग्जाम में, याद रखो बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर ये वाला टॉक्सिक कंटेंट बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी वैरायटी है। अब ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा हुआ है ना, तो पूसा 212, ठीक है, क्या है, पूसा, ठीक है, बायो 212 है ना, या पूसा बायो 212 इसका नाम है, ठीक है, 212। तो आप करें जिसको अपन रतन या ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है, रतन ऐसा, तो पूसा बायो 212 आप याद रखना, ये किसकी वैरायटी है, तो लेथाइरस की, जिसके अंदर बहुत कम टॉक्सिक कंटेंट होता है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो टेट्राजोलियम टेस्ट इन प्लांट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। देखो टेट्राजोलियम टेस्ट करते क्यों है, पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि टेट्राजोलियम टेस्ट किया क्यों जाता है, किसको टेस्ट करने के लिए आप टेट्राजोलियम का इस्तेमाल करते हो। तो टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, किसके लिए हम, तो टेट्राजोलियम टेस्ट है ना, किसके लिए, सीड वायबिलिटी, किसके लिए, सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जीवन क्षमता को परीक्षण करने के लिए कि सीड जो है वाइबल है या नहीं, मतलब उसमें जर्मिनेशन हो सकता है या नहीं, ये देखने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, तो आंसर है 2,3,5 ट्राइफिनाइल, है ना, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड नाम का केमिकल इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ये जो क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड नाम का हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे, 2,3,5 टेट्राफिनाइल, है ना, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसको हम टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं, या इसको हम TZ टेस्ट कहते हैं, सिंपल भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, TZ टेस्ट। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि कौन सा सीड वाइबल है, कौन सा सीड वाइबल नहीं है। तो सीड का जो एक एंजाइम होता है सीड के अंदर, है ना, एम्ब्रो के पास एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसी की एक्टिविटी के कारण जब हम बीजों को पानी के अंदर रखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सॉल्यूशन में हमने डाल दिया 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसके अंदर डाल दिया, डालने के बाद इसके अंदर हमने बीज डाल दिए, सीड डाल दिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा सीड जिंदा है, कौन सा नहीं है। तो क्या होता है, जो सीड वाइबल होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, वाइबल होते हैं, जिंदे होते हैं, उनमें क्या आता है, रेड कलर कंपाउंड बन जाता है। क्या हो जाता है, जैसे आपने बहुत सारे सीड इसके अंदर डाल दिए, तो जो है ना वाइबल होंगे, जिंदे होंगे, क्या होगा, उनमें हो जाएगा रेड कलर, उनका हो जाता है रेड कलर यहाँ पर, ठीक है, आपको रेड रेड दिखते हैं, किसके कारण, तो आंसर ड्यू टू द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के कारण ये जो रेड कलर होता है, ड्यू टू द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और जो रेड कलर का जो कंपाउंड बनता है ना, जनरली इसको फार्माजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फार्माजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है, ए मिनिएचर प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ प्लेम्यूल रेडिकल एंड कोटिलेडन इज कॉल्ड। कि भाई पुरांकुर, मूलांकुर व बीजपत्र किस संरचना में उपस्थित होते हैं। तो आंसर एम्ब्रो के अंदर। कहाँ होता है, एम्ब्रो के अंदर। जो एम्ब्रो होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लेम्यूल होता है, रेडिकल होता है और कोटिलेडन। जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल है ना, ऐसे डाइकोट के अंदर आप देखोगे कि एम्ब्रो है, तो ये डाइकोट में ऐसे दो कोटिलेडन होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ, है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ प्लेम्यूल होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है, नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है। प्लेम्यूल जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं प्रांकुर। उससे आगे चलकर बनता है सूट, क्या बनता है, सूट बनता है। और रेडिकल से आगे चल के बनेगा क्या, तो आंसर है रूट, ठीक है। और ये होते हैं कोटिलेडन, ये क्या है, कोटिलेडन होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद पीएफ इज मेजर ऑफ, पीएफ किसका मेजर, तो आंसर पीएफ से मेजर करता है सोइल मॉइस्चर, है ना। सोइल मॉइस्चर को देखते हैं, पीएफ जो होता है ये बताता है कि सोइल मॉइस्चर कितना अवेलेबल है सोइल के अंदर, ठीक है। पीएफ जो वैल्यू कंसेप्ट है ये दिया था स्कोफील्ड ने, है ना। पीएफ कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया भाई, स्कोफील्ड के द्वारा दिया गया, याद रखें, स्कोफील्ड के द्वारा
1935 के अंदर ये कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है पीएफ वैल्यू वो होती है 0 से लेके 7। कितनी होती है? 0 से लेके 7 इसकी रेंज होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आपसे पूछेंगे, विल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, हाइड्रोस्कोपिक पॉइंट पर पीएफ की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपको क्या बताना है कि सर जो फील्ड कैपेसिटी होती है, फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ की वैल्यू होती है 2.54। कितनी होती है? 2.54 होती है। वहीं पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 4.18 हो जाती है। वहीं आप हाइग्रोस्कोपिक को बात करोगे, है ना, कौन सा आर्द्रता ग्राही जो होता है ना गुणांक, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, है ना। तो आप हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर इसकी बात करोगे पीएफ वैल्यू की, तो ये हो जाएगी 4.50। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसकी वैल्यू। 0 किसके लिए होती है सर? सैचुरेटेड सोइल के लिए। 7 किसके लिए होती है? ड्राई सोइल के लिए। याद रखना 7 किसके लिए होती है? ड्राई सोइल के लिए, है ना। ड्राई सोइल के लिए कितनी होती है? तो 7 होती है ना। 0 किसके लिए होती है? तो आंसर है सैचुरेटेड। ऐसी सोइल जो पानी से पूरी तरह भरी है उसको हम 0 वैल्यू है। जो पूरी तरह क्या होती है? पानी से ड्राई सोइल, भाई पानी से खाली है, वो कितनी होती है? 7 होती है। चलिए इसके बाद है क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट इज टेस्टेड इन। भाई क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट शुगर के अंदर, है ना, एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है 1935 शुगर कैन की लीव्स के अंदर न्यूट्रिएंट डिटर्मिनेशन के लिए, फोलियर डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, हवाई द्वीप के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था। कहां पर? हवाई द्वीप पर। कहां पर? हवाई आइसलैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये वैल्यू टेक्निक गिवन बाय फ्राइड एंड डीन रिलेटेड विद फास्फोरस, है ना। ए वैल्यू जो कंसेप्ट है ये, ठीक है, तो आंसर है ए वैल्यू कंसेप्ट फास्फोरस के रिलेटेड होता है कि सोइल के अंदर कितना फास्फोरस और स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर में हमको और कितना फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी हमको क्रॉप को देने के लिए। तो एक कंसेप्ट दिया था ए वैल्यू कंसेप्ट फ्राइड एंड डीन ने रिलेटेड टू फास्फोरस। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रोइंग ऑफ 5 डिफरेंट क्रॉप्स विद डिफरेंट कैनोपी लेवल इन कोकोनट वेस्ट, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, मींस क्या होता है कि अपन को कोकोनट, है ना, अलग अलग हाइट की 5 क्रॉप लगानी है ना। एक क्रॉप हमने लगाई जिसकी हाइट 6 फीट है। ठीक है, एक हमने लगा ली 5 फीट वाली, एक हमने लगा ली भाई, है ना, 3.5 फीट की, एक हमने लगा दी 2 फीट की, है ना। ऐसे अपने को अलग अलग 2 फीट की, एक अपन ने लगा दी यहाँ पर 1 फीट की, तो है ना 1 फीट की। तो अलग अलग हाइट की अपने को क्रॉप कैनोपी की अलग अलग क्रॉप लगाना है कोकोनट बेस्ड सिस्टम में। तो उसको क्या बोलते हैं? बहुमंजिला खेती। हिंदी में कहते हैं उसको बहुमंजिला खेती, है ना। ठीक है, इन इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी स्टायर्ड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, है ना, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम। चलिए, व्हाट इज बाइब्रेड? बाइब्रेड का मतलब होता है एपोमेटिक हाइब्रिड। बाइब्रेड का मतलब होता है एपोमेटिक हाइब्रिड्स। देखो, बाइब्रेड मतलब होता है ऐसे दो प्लांट जो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस करते हैं। ठीक है, ऐसे दो प्लांट जिनमें फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होता है उनकी प्रोजेनी को हम बाइब्रेड कहते हैं। ऐसे प्लांट जो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस करते हैं, क्या करते हैं? फैकल्टेटिव, है ना, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो प्रोजेनी है, इनकी जो संतति होती है, इट इज द प्रोजेनी ऑफ फैकल्टेटिव एपोमेटिक। ठीक है, तो इसको हम बाइब्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइब्रेड कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड भी नहीं कहते, साइब्रिड भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? इसको हम बाइब्रेड कहते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एरोबिक? कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक है एंड साथ साथ में नॉन सिम्बायोटिक है? तो इसका करेक्ट आंसर एजोटोबैक्टर। ठीक है, देखो ये जो है ना क्लोस्ट्रिडियम, ये भी फ्री लिविंग है, ये भी तो क्या है? नॉन सिम्बायोटिक है। ये भी क्या है? नॉन सिम्बायोटिक। बस समस्या यहां पर क्या है, ये नॉन सिम्बायोटिक है लेकिन ये एरोबिक नहीं है, ये एनारोबिक है। और पेपर में पूछा गया एरोबिक, ये एनारोबिक है। ये क्या है? ये एनारोबिक है, याद रखना। ये क्लोस्ट्रिडियम क्या है? नॉन सिम्बायोटिक है, एनारोबिक होता है, याद रखना। क्लोस्ट्रिडियम नॉन सिम्बायोटिक एनारोबिक होता है। और एजोटोबैक्टर क्या होता है? ये होता है ना एरोबिक है नॉन। बोला सर एजोस्पाइरिलम, बोले एजोस्पाइरिलम क्या होता है? सीरियल के साथ होता है ना, रूट सरफेस पर सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है या फिर सेमी सिम्बायोटिक, याद रखना। और राइजोबियम तो आप जानती है सिम्बायोटिक है लेग्यूमिनस क्रोम के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है बाइपोलेरिस ए माइक्रो हर्बिसाइड इज यूज्ड अगेंस्ट द बिस्वीड, है ना। बाइपोलेरिस एक माइक्रो हर्बिसाइड है जो किसके लिए? तो आंसर है सोरगम हेलिपेंस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लैंड इक्विवेलेंट रेशो LER यूज टू एवुलेट, है ना। लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो होता है, भूमि तुल्यांक, है ना, अनुपात जो होता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। देखो क्या होता है, एक प्रकार से आपने पढ़ा होगा, ठीक है,
कि हम सोल क्रॉप के लिए जितना एरिया चाहिए, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, एरिया रिक्वायर्ड टू सोल क्रॉप टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड टू रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जितना एरिया इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को चाहिए, अगर उतना ही एरिया सोल क्रॉप के लिए भी चाहिए, सेम उत्पादन के लिए जितना उत्पादन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम देती है, उतने ही उत्पादन के लिए सोल क्रॉप को कितना एरिया चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशो कहते हैं। इट इज द, ठीक है, रेशो ऑफ, बात समझना है ना, ठीक है, किसके लिए, तो आंसर है सोल क्रॉप। जो हम अकेली क्रॉप लगाते हैं, सिंगल क्रॉप लगाते हैं, उसको हम सोल क्रॉप कहते हैं। तो उसको कितना एरिया चाहिए, है ना, सेम यील्ड के लिए जितना हमको इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मिलती है, तो उसको हम एलईआर कहते हैं। तो एलईआर का देखो, अगर जो वैल्यू होती है, ध्यान से सुनना, एलईआर वैल्यू जो होती है अगर 1.10 है, इसका मतलब होता है आपका इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, बेनिफिशियल है, आपको 10% यील्ड एडवांटेज होगा। मतलब अगर आप सोल क्रॉप चाहते हो, जितना यील्ड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में आपको मिलती है, अगर उतना ही यील्ड अगर आप सोल क्रॉप से चाहते हैं, तो हमको 10% मोर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट है पूसा बेदना इज द वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। तो ये है टेट्रा 2 एंड पूसा रसल। याद रखना, इसके जो पेरेंट्स होते हैं टेट्रा 2 एंड पूसा रसल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पंत उपहार इज ए वैरायटी ऑफ पी। किसकी है, मटर की एक वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, सुगर कैन ग्रोअर्स ऑफ ए रीजन सेल टू देयर होल प्रोड्यूस टू ए सिंगल शुगर फैक्ट्री इज सिचुएशन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि किसी क्षेत्र में सभी गन्ना उत्पादक अपने उत्पादक को एक की फैक्ट्री में बेचते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। एक ही फैक्ट्री को बेचते हैं का मतलब क्या है, खरीदने वाला एक है भाई, खरीदने वाला एक है, वन वायर है, खरीदने वाला तो एक ही है ना, वन वायर है भाई, खरीदने वाला एक है, बेचने वाले तो बहुत सारे। जब एक खरीदने वाला होता है, वन बायर होता है, तो उस कंडीशन को बोलता है मोनोप्सोनी। क्या कहते हैं, मोनोप्सोनी। कभी कभी आपने पढ़ा, बेचने वाला जब एक होता है, खरीदने वाले बहुत सारे, जैसे एप्पल फोन है, एप्पल फोन है, एक ही भाई, एक ही बनाते हैं, इसके अलावा और कोई बनाने, खरीदने वाले पूरी दुनिया है, तो उसको बोलता है मोनोपोली, है ना। क्या कहते हैं, जब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब बेचने वाला सेलर एक हो और खरीदने वाले बहुत सारे हो, वन सेलर, ठीक है, याद रखना, वन सेलर जो है, खरीदने बेचने वाला जब एक होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं, और विक्रेता खरीदने वाला होता है। जब क्रेता मीन सेलर एक होगा तो उसको मोनोपोली। जब सेलर वन और फ्यू होते हैं, एक या कुछ, है ना, वन और फ्यू सेलर, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं। देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, समझना आप, है ना। मोनोपोलिस्टिक, एक बाजार में जाओगे आप, ठीक है, एक बाजार में जाओगे, क्या है, मोनोपोलिस्टिक वन, है ना, बहुत सारे मैनी सेलर्स, ठीक है। अब एक बाजार में जाना तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, है ना, बहुत सारी दुकानें, एक है शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, है ना, शॉप नंबर 4, शॉप नंबर 5। देखो ध्यान से सुनना, ये जो पहले नंबर की शॉप है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये कोई, है ना, किराने की शॉप है, ये किराना, है ना, क्या है, तो आंसर परचून की दुकान है, ये वाली किराना शॉप है। ये वाली क्या है, ये मेडिकल है, मेडिकल की शॉप है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये गारमेंट की शॉप है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट, लेकिन बहुत सारे, मैनी सेलर्स बट दे सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट करते हैं, मतलब इस मार्केट में केवल इलेक्ट्रॉनिक का एक ही बेचने वाला होगा, तो ये अपने आप में एक मोनोपोली हो गया ना। इस पूरे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट है, एक ही दुकान है, तो भाई जो जिस भी रेट पर बेचेगा, तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, मोनोपोली होता है। लेकिन उस पूरे मार्केट को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसा मार्केट जिस पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन दे सेल हेट्रोजीनियस, अलग अलग उत्पाद बेचते हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या, कि अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच क्रॉपिंग, है ना, फार्मिंग सिस्टम। तो जो पूंजीवादी खेती होती है ना, जो पूंजीपति होते हैं, जैसे भाई, है ना, टी फार्म, ऐसे आसाम के अंदर बड़े बड़े टी गार्डन है, तो यहाँ पर टी गार्डन उन मजदूरों के नहीं, वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, जीवन भर उनकी पीढ़ियां निकलते हैं, लेकिन वो है किसका, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के हैं, है ना। उनका जो बिजनेसमैन होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनका होता है कि लार्ज स्केल पर फार्मिंग सिस्टम करना, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम आय प्राप्त करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो जो पूंजीवादी खेती है, पूंजीवादी, ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक मतलब होता है पूंजीवादी खेती, तो इसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए ओफ्रा डिजीज
किस फसल से संबंधित है? ओफ्रा डिजीज। तो पैडी, राइस, राइस में होने वाली नेमाटोड से, किससे? नेमाटोड से होने वाली डिजीज, किससे होने वाली भाई? नेमाटोड से होने वाली बीमारी, कौन सी? तो आंसर ओफ्रा। डाइटुलेंचस अंगस्टेटस, आपने नाम सुना होगा, डाइटुलेंचस, ठीक है, लेंचस, डाइटुलेंचस है ना, अंगस्टेटस, आपने नाम सुना होगा, स्टेटस। तो ये क्या है? नेमाटोड है, जिससे राइस में बीमारी होती है, ओफ्रा। नेक्स्ट है क्या? फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फॉस्फोरस, आपको पी है ना, P2O ज्ञात करना है। क्या करना है? फॉस्फोरस, P2O। तो P2O5 को किससे मल्टी, फॉस्फोरस को आपको है तो क्या करना है? P2O5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.44 से, ठीक है। चलिए, अगर आपको P2O5 मल्टी ज्ञात करना है तो फॉस्फोरस परसेंटेज मल्टीप्लाई 2.29, ये भी आपको याद रखना है ना। तो यहां पर तो आंसर आएगा ये वाला। इसके बाद है, हाँ देखो, डिप्टेरा। द हाइंड विंग्स ऑफ द ऑर्डर डिप्टेरा आर मॉडिफाइड टू फॉर्म्स, है ना। जो डिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर होता है उसका जो हाइंड विंग्स होता है एक नोव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसको हम हाल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाल्टर्स। आप देख सकते हैं कि जो डिप्टेरा ऑर्डर होता है, आप देख पाएंगे यहां पर, ये डिप्टेरा ऑर्डर है, जैसे मक्खी है, घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, ठीक है। तो आप इसमें जगह हाइंड विंग्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? नोव लाइक स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक नोव लाइक ऐसे गांठ जैसा स्ट्रक्चर में आता है, नोव लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? हाल्टर्स कहते हैं। तो हाल्टर्स प्रेजेंट इन डिप्टेरा, तो उसे क्या बोलते हैं? हाल्टर्स, यार, ठीक है ना, हाल्टर्स कहते हैं। ऐसे ही सेम देखो क्या होता है? टैगमेन होता है ना। ग्रास ऊपर में भी हाइंड विंग्स होता है, फेदरी हो जाते हैं थोड़ा, देखो, फोर विंग्स कैलेसोरी है ना, फोर विंग्स इन ग्रास ओपर्स आर ट्रांसफॉर्ड इनटू द लेदरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, है ना। टिड्डे में आगे वाले पंख, है ना, अगले वाले पंख, टिड्डे में अगले वाले पंख जो होते हैं चमड़े के समान रूपांतरित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम टैगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम टैगमन। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाया आपको दिखाने के लिए। ये है जो ग्रास ओवर होता है, जिसके हाइंड विंग्स है, आप देख सकते हैं लेदर जैसे ही, ये वाली यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है टैगमन, लिखा है। फोर विंग्स क्या क्या कहते हैं? इसको हम टैगमन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन है ना, C3 प्लांट के अंदर एक हार्मफुल रिएक्शन होती है, ये मैं कई बार यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। उसका करेक्ट सीक्वेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 23, क्या पूछा जा रहा है? सल्फर इज नीडेड फॉर विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, किस अमीनो एसिड के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सल्फर है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसा आपने पढ़ा होगा, 3 अमीनो एसिड होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनाइन। तो यहां पर देखते हैं हम, तो यहां पर करेक्ट आंसर है अपना मिथ्योनाइन, सिस्टीन, है ना। एक और अगर आए तो याद रखना सिस्टाइन करके, है ना, ये है सिस्टाइन। तो सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनाइन, तीनों अमीनो एसिड जो होते हैं, इनको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता होती है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं क्या है? व्हीट इज ए मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोड। तो आंसर है व्हीट इज हर्माफ्रोडाइट, है ना। क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मींस कि भाई गेहूं के फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर यहां पर आपको क्या मिलेगा? मेल फीमेल, है ना। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, या बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही बात है ना, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट हर्माफ्रोडाइट है। प्लांट हर्माफ्रोडाइट कहलाता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाता है। इस कंडीशन को अगर फ्लावर पूछेंगे तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है। एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड दिस इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। उस एकल को, उस प्लांट को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद कपास, ठीक है, कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ। अब यहां पर ऐसे नहीं पूछा देसी कॉटन बताना है, तो सिंपल हमको अमेरिकन कॉटन के बारे में बोला जाता है, एलो टेट्राफ्लोट बताना है आपको। क्या है? एलो टेट्राफ्लोट, है ना। आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई देसी बताओ, अमेरिकन। सिंपल कॉटन तो सिंपल, जब भी कॉटन एलो टेट्राफ्लोट, ठीक है। एलो टेट्राफ्लोट को हम एम्फीडिप्लोइड भी कहते हैं ना, एम्फीडिप्लोइड, है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। तो आंसर पैकेटिन स्टेज। भाई क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? सेल डिवीजन की पैकेटिन स्टेज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द प्योरेस्ट सीड जेनेटिकली, भाई सबसे ज्यादा प्योर सीड कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड। सबसे पहला जो बीज बनता है सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, न्यूक्लियस सीड। उससे ज्यादा प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर न्यूक्लियस का ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, तो सबसे ज्यादा प्योर कौन होगा? तो आंसर सबसे ज्यादा प्योर होगा न्यूक्लियस सीड। सबसे जो पहला सीड होता है, इनिशियल सीड होता है।
इन्फ्लोरेसेंस इन मस्टर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मस्टर्ड का एक फ्लावर का डायग्राम लगाया कि मस्टर्ड का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो ये होता है रेसिन। क्या होता है? रेसिन। रेसिन में क्या होता है कि जो मैन एक्सिस होता है, आप देख सकते हैं कि मैन एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है। मैन एक्सिस जो है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है। जो है ना लेटरल ब्रांचेस होती है ये कभी भी इससे आगे नहीं निकलती, देख सकते हैं आप, है ना। ये नीचे वाले जो फ्लोवर होते हैं कभी भी मैन एक्सिस से आगे क्रॉस नहीं करते, है ना। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको हम रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिन। इसके बाद 29 स्टेट फार्मिंग एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर है सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है ना। स्टेट फार्मिंग जो है सिस्टम ऑफ एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। टाइप ऑफ फार्मिंग तब वो आते हैं कौन कौन से, जैसे ड्राई फार्मिंग है, रेंचिंग फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग है, वो सब आते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग में। इसमें सिस्टम ऑफ फार्मिंग में इंडिविजुअल फार्मिंग है ना, इसके बाद आती है अपना कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, वो सब आती है इसके अंदर, स्टेट फार्मिंग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड, है ना। ग्राउंडनट के अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशन कब नहीं करना चाहिए? तो पैकिंग स्टेज जब आती है, पैकिंग बहुत सेंसिटिव है, अगर आप उस समय करोगे तो जो पैक बनेगा, फली बनेगी, वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो पैकिंग स्टेज पर हमको क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर है डैमेज, है ना। इंटरकल्चर पैकिंग कब आती है? तो बुवाई के 55 दिन बाद, है ना, डेज आफ्टर सोइंग। पैकिंग स्टेज कम्स आफ्टर सोइंग कब आती है? तो आंसर बुवाई के 55 दिन बाद आती है। तो आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप आरयू के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ठीक है, बेस्ट टेस्ट सीरीज जहाँ पर आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, मोर देन 10,000 आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सभी के टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे, सी सेट भी मिलेगा। ठीक है, सी सेट भी आपको मोर देन 40 टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको इतनी सारी चीज़ मात्र 350 के अंदर आपको अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज आपने देखा हो, अभ्यास एग्री एकेडमी की टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार है। साथ साथ में आपके हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका, इसके बाद सारी चीज़ें वो भी बहुत बेहतरीन है, नंबर 1 है। तो आप हमारा लाइव क्लासेस का कोर्सेस ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ें। अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से आप डेमो भी ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो दी गई इस वीडियो के अंदर एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्दर आप पढ़ने के लिए आप इसको आपको पढ़ना है, प्रिंट आउट निकालना है, उस पर आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।